जय हिंद बच्चों। चलिए कुछ और ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लेते हैं, है ना। लास्ट में देखिए पहला क्वेश्चन, ज़्यादा बात करेंगे नहीं, टू द पॉइंट। आज जितना ऑब्जेक्टिव बोर्ड पे लिखा हुआ है उससे ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कम से कम 60-70 क्वेश्चन हो जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ कम गिनाएगा लेकिन क्वेश्चन हम ज़्यादा कराएंगे, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिएगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है। ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए ट्रेवल टू अ पॉइंट बी, ठीक है, at a distance of 1.5 kilometer and return to A. If the take 1 hour to do so, his average velocity is। आप क्वेश्चन को समझिए। बोल ये रहा है कि A से B जाता है गाड़ी, A से कहाँ गया, B गया, और रिटर्न B से कहाँ आ गया, A आ गया, ठीक है। A से कहाँ गया, B, और B से रिटर्न कहाँ गया, A, ठीक है। जा रहा था तो कितना वेलोसिटी गया, कितना डिस्टेंस गया, 1.5 किलोमीटर। तो अगर B से A आ गया इसका मतलब आया कितना, 1.5 किलोमीटर, ठीक है। बात ये नहीं है, बात ये है कि वो पूछ रहा है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का जो कंसेप्ट होता है एवरेज वेलोसिटी का, आपको पता होना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम, यही होता है। एक बात बताइए, ये बात आप लोग सीख चुके हैं कि जहाँ से बॉडी चली है अगर रिटर्न वहीं आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 0, फिर टाइम चाहे कुछ भी हो, रिजल्ट कितना, 0। बात आए समझ में। तो इसका आंसर कौन हो गया, बी हो गया। गाड़ी जहां से चली है रिटर्न अगर वहीं आ जाती है, ध्यान से सुनिएगा, गाड़ी जहां से चली है, गाड़ी जहां से चली है, मान लिया जाए पी से गई, चलना शुरू की पी से और रिटर्न आ गई पी पे, तो इस केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा 0, ठीक है। ये कंसेप्चुअल बात है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें क्या कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ये रहा, ठीक है। देखिए बोल रहा है ए पैसेंजर सिटिंग इन अ बस मूविंग यूनिफॉर्म स्पीड feels pushes backward whenever the accelerated forward, this type of force is called। आप गाड़ी पे जब बैठते हैं, गौर किए होंगे, गाड़ी मान लिया जाए ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस गाड़ी पे बैठे हुए हैं। जब गाड़ी इधर एक्सेलरेट होता है तो ये पीछे की तरफ एक फोर्स फील करता है, ठीक है, हर कोई करता है। आप गाड़ी पे जब भी बैठिएगा तो इधर जब भी गाड़ी एक्सेलरेट होगा, गाड़ी जैसे एक्सेलरेट होगा आपको पीछे की तरफ एक फोर्स फील होगा जिसे कहते हैं सुडो फोर्स। क्या कहते हैं, सुडो फोर्स। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, सुडो फोर्स, ये वाला, ये वही पूछ रहा है कि जब हम लोग गाड़ी पे बैठते हैं, ठीक है, तो जो पीछे की तरफ फोर्स फील करते हैं उस फोर्स को क्या कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, सुडो फोर्स कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए सुडो फोर्स का जो कंसेप्ट होता है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम और नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम को लेके रहता है, ठीक है। अगर सवाल सुडो फोर्स है उसको बनाना हो और क्वेश्चन चेंज करना हो तो ये पूछ सकता है कि सुडो फोर्स कब हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, सुडो फोर्स कब अप्लाई करते हैं। तो याद रखिएगा, जब एक्सेलरेटेड फ्रेम पे हम लोग बैठते हैं, एक्सेलरेटेड फ्रेम से सुडो फोर्स अप्लाई होता है। अगर नॉन एक्सेलरेटेड पे बैठते हैं, नॉन एक्सेलरेटेड, ठीक है, तो वहां पे सुडो फोर्स अप्लाई नहीं होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। सवाल ऐसे बनाएगा कि किस फ्रेम पे बैठ के हम क्वेश्चन करें कि सुडो फोर्स अप्लाई करें, ठीक है। ये जो सुडो फोर्स यहाँ हम लोग अप्लाई किए हैं वो कब करेंगे, तो याद रखिएगा जब एक्सेलरेटेड फ्रेम पे बैठेंगे, ठीक है। जब नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम पे बैठेंगे तो सुडो फोर्स अप्लाई हम लोग नहीं करेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा तब ये टिक लगाना आपको, एक्सेलरेटेड फ्रेम। नेक्स्ट देखिए, सुडो फोर्स पे इस तरह का सवाल बना सकता है कि सुडो फोर्स अप्लाई कब होता है, तो एक्सेलरेटेड फ्रेम पे, एक्सेलरेटेड फ्रेम से सुडो फोर्स अप्लाई होता है, नॉन एक्सेलरेटेड से सुडो फोर्स अप्लाई नहीं होता है। ये बात याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, ए ब्लॉक ऑफ वुड इज पुशेस ऑन अ सरफेस, एक ब्लॉक है जो पुश किया जा रहा है ना। अ फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द सरफेस टू मूव द बॉडी, है ना। द फ्रिक्शन फोर्स डेवलप एक्ट। देखिए एक सिंपल सा बात है, एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसको पुश किया जा रहा है, मान लिया जाए, है ना, धक्का दिया जा रहा है इधर से, ऐसे कोई लड़का है इसको ऐसे धक्का दे रहा है, ठीक है।
तो धक्का दे रहा है तो आप समझिए, अगर हम इस बॉडी के ऊपर इधर धक्का दे रहे हैं तो हमको पता है फ्रिक्शन किधर लगेगा, जस्ट इसके पीछे पैरेलल, जिधर पुश कर रहे हैं, जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं उसके जस्ट पीछे लगेगा और इस सरफेस के पैरेलल लगेगा, पैरेलल लगेगा, ना ही परपेंडिकुलर ऊपर ना ही परपेंडिकुलर नीचे। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स सरफेस के पैरेलल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो गलत है, डाउनवर्ड डायरेक्शन जो भी गलत है, बोलता है लॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जिधर फोर्स लगाएंगे उधर ही फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ये भी क्या है, गलत है। किधर फोर्स लगेगा हमारा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, जिधर हम लोग फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट में लगेगा फोर्स, अप्लाइड फोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए एक मशीन गन है ना, जो 40 ग्राम के बुलेट को फायरिंग करता है, 40 ग्राम बुलेट का। ठीक है, और उसका जो वेलोसिटी होता है वो 1200 मीटर पर सेकंड होता है। पहले एक बात को समझिए, बुलेट का जो मास है वो 40 ग्राम है, 40 ग्राम को केजी में बदलिए तो 40/1000 हो गया। ठीक है, केजी में बदला गया, 1 0 से 1 0 कट गया, आ गया 4 बटा कितना 100 आ गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी बोल रहा है यहाँ पे 1200 मीटर पर सेकेंड, 1200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए जो मशीन गन चलाता है वो आदमी का जो क्षमता है सहने का, फोर्स सहने का जो क्षमता है वो दे रहा है कितना, 140 न्यूटन। ठीक है, बुलेट का मास दिया है, बुलेट का वेलोसिटी दिया है, ये बुलेट का मास है, बुलेट का वेलोसिटी है, और वो जो फायरिंग करेगा वो आदमी कितना 140 न्यूटन फोर्स जो है वो सह सकता है। तो एक बार में कितना बुलेट फायरिंग कर सकता है, ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सिंपल, एक बुलेट जब फायरिंग होगा तो देखते हैं कि उसके बॉडी पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, dp/dt, dp/dt। बोलिए, dp का मतलब mv, चेंज इन मोमेंटम होता है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है कि एक मोमेंटम जो है वो है 0, इनिशियल मोमेंटम क्या है 0, इसलिए हम सीधे mv लेते हैं। ठीक है, नीचे t। अब बोलो m का वैल्यू यहाँ कितना है, m का वैल्यू दिया हुआ है, आप देखिएगा 4/100। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4, ऐसे लिख देते हैं 4/100, 100 और गुना वेलोसिटी कितना है 1200, तो लिख दिए 1200 डिवाइड बाय पर सेकेंड लिखा है क्वेश्चन में, पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड, तो पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो यहाँ पे F इक्वल कितना आ गया 48 न्यूटन आया। कहने का मतलब है कि जब एक बुलेट फायरिंग होगा तो उसके ऊपर 48 न्यूटन फोर्स लगेगा, एक बुलेट फायरिंग होगा तो 48 न्यूटन, तो कितना यहाँ पे फोर्स वो सह सकता है 144 न्यूटन। तो कितना बुलेट फायरिंग हो सकता है पर सेकेंड, तो कैसे निकलेगा। ठीक है, सिंपल ये क्या करेंगे हम लोग कि एक में इतना हो रहा है, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना है आपका 144, तो 144 बटा यहाँ कर देंगे 48, तो आंसर कितना हो जाएगा, एन का नंबर ऑफ बुलेट निकल जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, काटने के बाद 3, ये आपका आंसर है, कहाँ पे डी में 3। कहने का मतलब बस ये है कि जब एक छोटा सा बुलेट फायरिंग होगा तो 48 न्यूटन फोर्स लगेगा उस व्यक्ति पे, और वो व्यक्ति कितना क्षमता है सहने का, कितना है उसका 144 है। ठीक है, 144 बटा 48 करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू 3। कहने का मतलब ये था कि 48 को अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 144। इसका मतलब कि 1 सेकेंड में 3 बुलेट अगर फायर होगा 1 सेकेंड में 3 गो, तब वो आदमी सह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेना है। देखिए ये तो पूरा सिंपल क्वेश्चन है। वहाँ पे एक बात बता देते हैं, जब भी आप क्वेश्चन अटेंड कीजिएगा तो रिलैक्स होके आपको लगना चाहिए कि हमको क्वेश्चन पता है और हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब चोरी करके ही करना है, सो को प्लानिंग करके नहीं करना है। आराम से आप खुद पर विश्वास रखिए, आपसे क्वेश्चन होगा वहाँ पे, बस थोड़ा सा रिलैक्स होना है। फॉर्मूला सुबह देख के जाना है, सारा फॉर्मूला एक बार देख के जाइएगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे बॉडी ऑफ मास 10 kg, बॉडी का मास 10 kg दिया हुआ है, वेलोसिटी बोल रहा है, स्पीड जो भी है 5 मीटर पर सेकंड, तो बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी बताइए क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv²। ठीक है, तो 1/2 हो गया, m का वैल्यू यहाँ पे कितना है 10, तो 10 गुना v का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। ठीक है, क्या हो गया 1/2 गुना 10 गुना 25। ठीक है, काट दीजिए इसको,
तो कट जाएगा 5 बार में 25 को 5 से गुना कीजिएगा 125 आ जाएगा, 125 जूल। 125 जूल क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। देखो ये क्या है, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग एट ए हाइट ऑफ 2 मीटर। 2 मीटर के हाइट पे एक 10 kg का बॉडी है जो मूव कर रहा है, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म स्पीड इतना, ठीक है। तो इट्स टोटल एनर्जी इज, एक बात बताइए, जब हाइट पे कोई बॉडी मूव कर रहा है, हाइट पे मूव कर रहा है, जिसका मास दिया हुआ है 10 kg, मास दिया है 10 kg, वेलोसिटी दिया है आपका 2 मीटर पर सेकेंड, और हाइट का वैल्यू कितना दिया है, हाइट का वैल्यू आपका जो दिया है 2 मीटर दिया है। तो बोल रहा है टोटल एनर्जी बताइए कितना होगा। टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए कितना आसान है। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 mv² प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। बताइए 1/2 गुना m का वैल्यू बताइए 10 गुना v का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस m का वैल्यू 10 और g का वैल्यू 9.8 लिए, क्योंकि 9.8 सही ऑप्शन आने वाला है, ठीक है। जब तक वो चिल्ला के बोले नहीं कि 10 लेना है, तब तक 10 हम लोग को नहीं लेना है, 9.8 ही लेना है। h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, बस सॉल्यूशन कीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 गुना 10 गुना 4 प्लस ये हो जाएगा 10 इंटू 98/10 गुना 2, 10 से ये 10 कट गया, ये 2 से हम इसको काट दिए 2 बार में, तो 10 दूनी 20 आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया 20 प्लस इधर आ गया 98 गुना 2, तो 196 शायद 196 प्लस 20 216 जूल आंसर, देख लीजिए 216 जूल आ गया सीधे आंसर आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। देखिए आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। इसमें क्या बोल रहा है कि 2 मासेस है, एक 1 ग्राम का है और एक है 4 ग्राम का। बोल रहा है दोनों का जो काइनेटिक एनर्जी विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी, दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है। बोल रहा है रेशियो बताइए, है ना, रेशियो बताइए किसका, उसके मोमेंटम का, मोमेंटम का रेशियो बताइए। कहने का मतलब ये है कि m1 का वैल्यू दिया है 1 ग्राम, है ना, और m2 का वैल्यू दिया है आपका 4 ग्राम, और बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है, मतलब k1 इक्वल टू क्या है, k2 है, k1 इक्वल टू k2 है। तो चलिए इसको हम लोग k मान लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है, ठीक है, m1 और m2 का दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो उसको k मान लिए। तो बोल रहा है कि बताइए कि लीनियर मोमेंटम का रेशियो क्या होगा, मतलब P1/P2 क्या होगा, और ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो P इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद रखना है कि √2mk होता है, k मतलब काइनेटिक एनर्जी, ये होता है फॉर्मूला, है ना, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, दोनों का रिलेशन ये होता है। अब देखिए हमको निकालना है P1/P2, तो लिखेंगे P1/P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, तो अंडर रूट में क्या लिखेंगे 2m1/k और डिवाइड बाय √2m2/k। के क्यों लिए, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है, के फर्स्ट का काइनेटिक एनर्जी सेकेंड का काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के है, तो यहाँ दोनों का वैल्यू सेम ले लिए, ठीक है। और 2 भी सेम है। एक बात बताइए, है ना, दोनों के ऊपर अंडर रूट रखा हुआ है, तो दोनों का अंडर रूट, दोनों के ऊपर अंडर रूट हम हटा सकते हैं। 2 दोनों पास है तो दोनों पास वो भी हट जाएगा, के दोनों पास है तो के वो भी हट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा यहाँ पे आपका m1 अंडर रूट में, और यहाँ बचेगा आपका m2 अंडर रूट में, ठीक है। तो m1 का वैल्यू कितना हो गया 1, ठीक है, और m2 का वैल्यू कितना है 4, तो 1 से बाहर कितना निकलेगा 1 और 4 से कितना निकलेगा 2, तो आया कितना 1:2, ये आपका आंसर है। 1:2 कहीं पे बी में है, देखिए ये आंसर है। डायरेक्ट एक बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकता है आपसे कि ये क्वेश्चन है क्या, ठीक है, कि एक ऐसा एक्सप्रेशन बताइए जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों है, ये भी आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो लिखा हुआ है, पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज एंगुलर मोमेंटम L, ये L लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये L है। इफ इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए, एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ्ड, देन द न्यू एंगुलर मोमेंटम इज। देखिए सिंपल ये है कि एक पार्टिकल है जो L एंगुलर मोमेंटम से ऐसे ऐसे घूम रहा है,
ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर उसका फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें, काइनेटिक एनर्जी को हाफ कर दे, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। फिर से सुनिएगा, एक पार्टिकल है एम मास के जो ओमेगा से मान लिया जाए घूम रहा है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो गया, एल हो गया। इसका एंगुलर मोमेंटम क्या दिया है, एल दिया है। तो बोल रहा है कि अगर इसी पार्टिकल का है ना, हम लोग क्या करें, जो ओमेगा है उसको डबल कर दें, फ्रीक्वेंसी है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें, मतलब 2 ओमेगा कर दें, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी को हाफ कर दें, तो बताइए एल डैश का वैल्यू क्या होगा, एल डैश का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलिए अब बात यहाँ पे ये है कि हमको एल और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए कि आखिर एल मतलब एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है। तो समझिएगा, देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको हम बदलेंगे कैसे सो, काइनेटिक एनर्जी 1/2 आई ओमेगा इसको लिख दिए और गुना ओमेगा लिख दिए। अब आपको बता दें आई ओमेगा को एल कहते हैं, एल इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, आई गुना ओमेगा, आई गुना ओमेगा। तो जहाँ आई ओमेगा है वहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, आई ओमेगा की जगह लिख देंगे यहाँ पे एल लिख देंगे और गुना ओमेगा। ठीक है, तो एल इक्वल टू क्या निकल जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिएगा, एल इक्वल टू हो जाएगा 2 गुना काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय ओमेगा। एल इक्वल टू हो जाएगा 2 गुना काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय आपका क्या हो जाएगा, ओमेगा। ये हो गया आपका यहाँ से। ठीक है, मतलब एल आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब क्वेश्चन को बहुत आराम से किया जा सकता है, कैसे, मान लिया जाए इनिशियली में क्या बोला है एल, और जब फाइनल जो एंगुलर मोमेंटम है उसको बोल दिए एल डैश। ठीक है, इनिशियली में फॉर्मूला क्या लिखेंगे, सीधे लिखेंगे 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय ओमेगा। ये पहला केस, ये वाला केस का बात हो रहा है ना। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हम लोग काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट ये मान लिए हैं। ठीक है, ओमेगा यहाँ पहले से दिया हुआ था तो हम लोग डायरेक्ट लिख दिए एल इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी ओमेगा, इसके अकॉर्डिंग। तो एल डैश जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी को आधा कर दिया जाता है, काइनेटिक एनर्जी को आधा कर देंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 2, ये वाला कांस्टेंट वाला 2 है, काइनेटिक एनर्जी का आधा लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बटा 2 हो गया, काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बटा 2 हो गया। और ओमेगा, ओमेगा को क्या किया गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डबल किया गया है, डबल। तो यहाँ पे हम लोग ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे, 2 ओमेगा लिखेंगे। बस इसको सॉल्व कीजिए और आंसर आ गया आपका। देखिए 2 से 2 कट गया, काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कट गया, ओमेगा से ओमेगा कट गया। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो ऊपर में एक 2 बचा है और नीचे क्या बचा, 1/2 बचा है, 1/2 तो हो गया एल बटा एल डैश इक्वल टू, ठीक है, 2 गुना 2 तो हो गया 4 आ गया, एल बटा एल डैश इक्वल टू 4 आ गया। तो बताइए एल डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे, एल बटा 4, एल बटा 4। ठीक है, एल बटा 4, ध्यान से देखिए, एल डैश इक्वल टू एल बटा 4, एल बटा 4 कहाँ है, बी में, तो बी हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, ये 1000 बार हो चुका है। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं हम लोग। देखिए एस और टी हम आपको बता चुके हैं, एस बटा टी ऐसे लिख दो, वी बटा टी ऐसे लिख दो, ए बटा टी। ठीक है, इस तरह से चलना रहता है। इधर से चलिएगा तो स्लोप लीजिएगा, ये हो गया स्लोप, इधर से चलिएगा तो एरिया लीजिएगा, एरिया। तो बताइए एस और टी का स्लोप लीजिएगा तो वेलोसिटी मिलेगा, वी और टी का स्लोप लीजिएगा तो एक्सेलरेशन मिलेगा। एरिया निकालना है तो ए और टी का जब आप एरिया लीजिएगा तो वेलोसिटी मिलेगा, और वी और टी का जब एरिया लीजिएगा तो है ना स्पीड मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या दिया है ऑप्शन, एक्सेलरेशन हो नहीं सकता, एवरेज एक्सेलरेशन नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं, डिस्टेंस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एस का मतलब यही हुआ डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये तो हो गया था 26, अब नीचे कर दें लगता है, ये हो गया 27। नेक्स्ट ये हो गया 28। ए पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विथ वेलोसिटी भी, देन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज। देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये रिजल्ट होता है, इसको देखिए ध्यान से याद रखिए। जब कभी भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही हो भी वेलोसिटी से और रेडियस कितना हो आर हो, तो इसके अंदर जो फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स उसका फॉर्मूला होता है
mv²/r। अब बताइए ये फोर्स का फॉर्मूला है, तो फोर्स में क्या क्या रहता है, फोर्स में रहता है मास इंटू एक्सेलरेशन रहता है। तो बोलिए m के जगह m है, लेकिन a के जगह क्या है, यहाँ पे a के जगह सीधे है v²/r। तो ये हो गया आपका आंसर। अब इसमें एक और फॉर्मूला होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है m²² इंटू r। तो m², m को हटा देंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ω² इंटू r। हो सकता है कि एग्जाम में ये ना दे के ये दे दे, ठीक है। और एक बात और इसमें पूछता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है, तो लिखेंगे टुवर्ड्स द सेंटर। क्या लिखेंगे, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, याद रखिएगा, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर। एक सवाल और पूछ सकता है इसमें कि जब सेंट्रीपिटल फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है तो वो वर्क डन कितना करेगा, मतलब वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, याद रखिएगा हमेशा जीरो है ना, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो, ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ, ए कार कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस with a speed of 40 km/h and the remaining half distance with a speed of 60 km/h, the average speed। और देखिए क्वेश्चन में यहाँ सिंपल लिखा हुआ है कि आधा डिस्टेंस जाता है 40 से और आधा जाता है 60 से। हम आपको बार बार बता चुके हैं कि जब आधा जा 40 से और आधा, मतलब कहने का मतलब कि पार्टिकल ए से बी जा रही हो और बी से कितना जा रही हो, सी, ठीक है। अगर दोनों केस में डिस्टेंस सेम है, यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक जाने में डिस्टेंस सेम है, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ ना, एवरेज स्पीड है ना, एवरेज स्पीड बोले या एवरेज वेलोसिटी बोले, आपको डरना नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, 2v1 v2 v1 प्लस v2, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है। 2 गुना v1 का वैल्यू 60 है ना, या 40 लिया हुआ है, 40 ले लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं होता। 40 गुना 60 डिवाइड बाय 40 प्लस 60, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 40 गुना 60 डिवाइड बाय आपका हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो कितना आ गया 48 km/h। ये हो गया आपका आंसर 48 km/h, ठीक है। क्वेश्चन में अगर ऐसे बोल देता कि एक पार्टिकल जा रही है ए से बी और बी से रिटर्न आ गई ए, तो बताइए एवरेज स्पीड कितना हुआ, तो आंसर यही होता, एवरेज स्पीड के लिए आंसर यही होता। लेकिन अगर बोलता एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ, तो आप हमेशा याद रखिएगा जीरो। अगर पार्टिकल रिटर्न वहीं आती है तो एवरेज स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो। ये याद रखिएगा आप लोग कि पार्टिकल अगर रिटर्न वहीं आ गई तो एवरेज स्पीड में चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जीरो। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा होता है, ये क्वेश्चन बोर्ड लेवल क्वेश्चन होता है कि क्या बोल रहा है यहाँ, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और मोमेंटम में रिलेशन बताइए क्या होता है। आपने डायरेक्ट याद रखिए इस फॉर्मूला का भी, हम क्या बताए थे, P = होता है √2mk, ये वाला बात बोले थे, ये फॉर्मूला याद रखिए हमेशा, अभी डिराइव करने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। P = 2mk होता है, तो यहाँ से अगर हम अंडर रूट को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, P² क्या हो जाएगा, 2mk हो जाएगा। अब बताइए अगर हम k = लिखना चाहें तो P²/2m नहीं हो जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो हो गया वो P²/2m के इक्वल होता है। ये हो गया आपका आंसर, डी हो गया आपका आंसर, ठीक है। फॉर्मूला आप सब देख के ही जाइएगा, बिना फॉर्मूला के नहीं जाना है क्लास में, फॉर्मूला पूरा देख के जाइएगा, जो भी बताया गया बस उतना भी देख के जाना कम से कम। यहाँ देखिए रोलिंग फ्रिक्शन पूछ रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन कितना तरह का होता है, 5 तरह का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो हमको यहाँ क्या बताना है कि रोलिंग और स्लाइडिंग की बात कर रहा है कि रोलिंग और स्लाइडिंग में क्या बात है, आप बताइए, ठीक है। एक बॉक्स है, मान लेते हैं हम लोग, एक मान लेते हैं एक बॉक्स है, एक इस तरह से बॉक्स है, समझिएगा। अगर हम इसको स्लाइड करके ले जाना चाहते हैं 10 मीटर, और एक बार क्या किए कि इसमें हम लोग चक्का लगा दिए है ना, उसके बाद रोल करके ले गए 10 मीटर, तो कम फोर्स किस में लगेगा, जब रोल करेगा तब कम फोर्स लगेगा इसको खींचने में, क्योंकि पीछे की तरफ फ्रिक्शन इसमें क्या लग रहा है, कम लग रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे हम चक्का को हटाएंगे तो आगे खींचने में ज़्यादा फोर्स लगेगा, इसका मतलब कि फ्रिक्शन पीछे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो स्लाइडिंग में फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है, रोलिंग में कम लगता है, याद रखिएगा। फ्रिक्शन जो होता है स्लाइडिंग वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू रोलिंग, ऑलवेज स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन है ना एज कंपेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग किधर है, लिख रहा है रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यही सही है,
है ना, वही तो बोल रहे हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो लेस देन होता है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है द एस्केप वेलोसिटी फॉर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज वेयर, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। बोल रहा है कुछ नहीं, फॉर्मूला है, आपको डायरेक्ट याद रखना, ये होता है इसका फॉर्मूला, एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू √2g/e, ये आपको याद रखना है। इसका वैल्यू आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, जहाँ पे ये क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ होता है। ठीक है, इसके वेलोसिटी क्या होता है, कंसेप्ट बताने का समय नहीं है, फिर भी थोड़ा सा समझा देते हैं, है ना। किसी भी मास को अगर हम v वेलोसिटी, इतना अगर वेलोसिटी दे देते हैं, है ना, मतलब कितना दे सकते हैं, मतलब कितना वेलोसिटी दे ताकि वो, है ना, इस अर्थ के ग्रेविटी फील्ड से बाहर हो जाए। ठीक है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हो जाए, बाहर हो जाए, उसी को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है 2re/g। ठीक है, और अगर इसका आप कैलकुलेशन निकालिएगा तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आता है। कहने का मतलब ये है कि अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आप किसी को अगर वेलोसिटी देते हैं तो वो अर्थ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। एक सवाल और इसमें पूछ सकता है आपसे, अच्छा क्वेश्चन ये होता है, आपसे पूछ देगा कि एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है। देखिए, एस्केप वेलोसिटी जो लिखना है आपको, लिखना है √2 गुना ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि एस्केप वेलोसिटी जो होता है √2 गुना ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये याद रखिएगा। यहाँ से एक और सवाल ये पूछ सकता है कि अगर एस्केप वेलोसिटी बटा ऑर्बिटल वेलोसिटी का रेशियो निकाले तो कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी नीचे ले आइए तो यहाँ क्या बचेगा, √2 बच जाएगा, तो √2 बच जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका आ गया √2:1। एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये क्या है, फॉर्मूला है। एक बात और बता देते हैं आपको, इसको पलट के भी सवाल पूछ सकता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी डिवाइड बाय एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, तो इसको उलट दीजिएगा, वहाँ तुरंत लिखिएगा 1:√2, ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, ऐसे 1:√2। अब इसमें एक और सवाल, ग्रेविटेशन का एक पॉपुलर सवाल ये होता है कि जो केपलर्स लॉ है, केपलर्स 3 लॉ होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, आप लोग को याद होगा केपलर्स लॉ कितना होता है, 3 होता है। तो 3 में फर्स्ट को क्या कहते हैं, फर्स्ट को क्या कहते हैं, ऑर्बिटल लॉ। सेकेंड को क्या कहते हैं, फर्स्ट को हो गया ऑर्बिटल लॉ, है ना, सेकेंड को एरिया बोलते हैं, और लास्ट को पीरियड लॉ होता है, टाइम पीरियड लॉ। ठीक है, ऑर्बिटल, एरिया और पीरियड। फर्स्ट को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, सुनिए ध्यान से। ठीक है, फर्स्ट को क्या कहते हैं, ऑर्बिटल, फर्स्ट लॉ को ऑर्बिटल लॉ भी कहते हैं। दूसरा को, सेकेंड केपलर सेकेंड को क्या कहते हैं, सेकेंड को कहते हैं हम लोग एरिया लॉ को ही कहते हैं। और थर्ड को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड लॉ, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये तीनों बात आपको याद रखना है, फर्स्ट को ऑर्बिटल, सेकेंड को एरिया लॉ, लास्ट को थर्ड लॉ को टाइम पीरियड लॉ। ये तीनों में हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ठीक है, अरे यार, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस। देखिए कितना तरह का होता है, आपको याद होगा, अंश मॉडुलस कितना तरह का होता है, पर 3 तरह का होता है, अंश मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस। ठीक है, कौन कौन, अंश मॉडुलस होता है, इलास्टिसिटी का ये कंसेप्ट है, अंश मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ठीक है, और शेयर मॉडुलस। इसका तो कहानी नहीं है, ये तो कंप्रेसिबिलिटी आपको भड़काने के लिए लाया है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी होता है 1 बटा, है ना, बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो इसका तो कहानी यहाँ नहीं है, यहाँ बात बोल रहा है कि रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन। तो जब शेयरिंग स्ट्रेस आया है ना, तो याद रखिएगा शेयरिंग मॉडुलस ही आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर ये है। ठीक है, अंश मॉडुलस कब आता है, जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यहाँ आता है, या नॉर्मल स्ट्रेस, यहाँ क्या आता है, नॉर्मल स्ट्रेस अगर आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस जब आएगा तब अंश मॉडुलस आएगा। ठीक है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जब आएगा तो बल्क मॉडुलस आएगा। ठीक है, और जब शेयर स्ट्रेस आ रहा है, 3 तरह का याद रखिए, नॉर्मल स्ट्रेस जब रहेगा तो अंश मॉडुलस होगा, जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जब होगा, यहाँ पे रहता वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जब रहा तो बल्क मॉडुलस हो गया। उसके बाद शेयर मॉडुलस है, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस अगर है तो शेयर मॉडुलस हो गया। तो यहाँ पे आपका 3 ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा।
सवाल को ध्यान से पढ़िएगा कि क्या क्या लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे सीधा लिखा है रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस, तो शेयर मॉडुलस आंसर। अगर लिखता यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस, इसके लिए क्या लिखेगा, नॉर्मल स्ट्रेस, तो आ गया अंश मॉडुलस। अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तो आ गया बल्क मॉडुलस। और इसका ये कब आएगा आंसर में, तो बोलेगा कि बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल क्या होता है, मतलब 1/बीटा को क्या बोलते हैं, तो इसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, ये चारों का आंसर कब क्या होगा सो हम आपको बता दिए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। 4 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया आपका, 4-5 जो भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आगे क्या है, यूनिट ऑफ थ्रस्ट। थ्रस्ट कुछ है नहीं, थ्रस्ट के बारे में आप कंफ्यूज झूठ मूठ में है, ये थ्रस्ट कुछ है नहीं, सीधे लिखेंगे फोर्स, है ना, फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड, फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड थ्रस्ट, ये थ्रस्ट होता है ना। फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड को क्या कहते हैं, थ्रस्ट। अब थ्रस्ट, फ्लूइड का मतलब क्या हो गया, फ्लूइड का मतलब हो गया लिक्विड प्लस गैस, लिक्विड प्लस गैस, मतलब गैस के द्वारा लगने वाला फोर्स को थ्रस्ट बोलते हैं, लिक्विड के द्वारा लगने वाले फोर्स को थ्रस्ट कहते हैं। अब चूंकि ये फोर्स ही है तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, चाहे किसी तरह का फोर्स हो। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, फ्रिक्शन फोर्स हो, नॉर्मल फोर्स हो, टेंशन फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे किसी भी तरह का फोर्स हो, यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, न्यूटन ही होगा। ठीक है, थ्रस्ट के बारे में हम आपको बता दिए कि जैसे देखिए रॉकेट वगैरह ऊपर जाता है कि नहीं जाता है, वो रॉकेट जब ऊपर जाता है तो कंबशन होता है, तो गैस नीचे आता है, ये गैस फोर्स लगाता है गैस के ऊपर। ठीक है, तो इसी फोर्स को हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है, या फिर जब आप कंटेनर के अंदर चले जाएगा, पानी के अंदर डूब जाएगा, जैसे मान लीजिए समंदर है ना, सबमरीन जब इसके अंदर जाता है, समुद्र के अंदर जब सबमरीन जाता है तो क्या है कि फ्लूइड इसके ऊपर ऐसे ऐसे चारों साइड से परपेंडिकुलर फोर्स लगाती है इस तरह से, है ना। तो ये जो फोर्स है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो थ्रस्ट कुछ खास है नहीं, लिक्विड मतलब लिक्विड के द्वारा, गैस के द्वारा लगने वाला फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए, और थ्रस्ट जब फोर्स है तो फिर उसमें डरना क्या है, फोर्स है तो न्यूटन है। अगर इसका सीजीएस यूनिट पूछता है ना, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, सीजीएस यूनिट अगर फोर्स का पूछ देगा तो क्या बोलेंगे, डाइन बोलेंगे। ठीक है, फोर्स किस तरह का क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, उसके बाद 1 न्यूटन बराबर कितना, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अगर 1 डाइन बोल दिए तो 1 डाइन बोल दिया तो क्या लिखेंगे, 10⁻⁵ होता है, 1 डाइन इक्वल टू 10⁻⁵। याद रखिएगा, अगर 1 न्यूटन लिखा है तो 10⁵ डाइन लिखेंगे, और अगर 1 डाइन बोला है तो 10⁻⁵ न्यूटन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका डायमेंशन तो नहीं पूछना चाहिए कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml² T⁻², ओ सॉरी ml T⁻²। ठीक है, तो ये तो नहीं पूछना चाहिए। वैसे फोर्स अगर पूछ दिया कौन सा क्वांटिटी है तो याद रखिएगा वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल फोर्स कितना तरह का होता है, फंडामेंटल फोर्स 4 तरह का होता है। ठीक है, बेसिक जो फोर्स है ये हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। फंडामेंटल फोर्स कितना तरह, 4 तरह के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्स। ठीक है, तो ये फोर्स के ऊपर ये बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन हो सकता है कि फंडामेंटल फोर्स क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका अगर चर्चा हो गया है तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या लिखा है, ऐसा यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी देखिए क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी का आपको फॉर्मूला याद रखना है, dQ/dt होता है, और इधर हो जाता है आपका KAT/L। ठीक है, K का मतलब यहाँ पे आ गया थर्मल कंडक्टिविटी। अब देखिए थर्मल कंडक्टिविटी मतलब K का यूनिट निकालना है, तो K को एक साइड कीजिए, बाकी को एक साइड कीजिए। या एक बात आपको ये याद रखना है कि ये टाइम होता है, ये टाइम होता है, ये टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर होता है। इस फॉर्मूला में इसको टाइम और इसको टेम्परेचर कहेंगे। तो देखिए अगर हम K निकालना चाहें तो K कैसे निकलेगा, इसको इससे गुना कीजिए और इसको इससे गुना कीजिए। चलो यहाँ कर लेते हैं, तो इसको इससे गुना किए मतलब dt गुना K गुना A गुना T। ठीक है, और इधर क्या हो गया dq गुना L। तो K इक्वल टू क्या हो गया बताइए, K इक्वल टू हो गया dq गुना L डिवाइड बाय क्या हो गया dt गुना A गुना हो गया आपका T। ठीक है, सबका यूनिट लिख देते हैं हम लोग, कुछ बच गया क्या। ठीक है, KAT K यहाँ रह गया AT, चलो सब सही है। ठीक है, तो देखते हैं dq का होता है जूल, हीट का यूनिट क्या होता है जूल, L मतलब मीटर, डिवाइड बाय
dt मतलब टाइम हो गया, टाइम का हो गया सेकेंड, गुना एरिया का मीटर स्क्वायर, t मतलब केल्विन, तो केल्विन हो गया। चलो मीटर से 1 मीटर कट गया, स्क्वायर कट गया, तो जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन, ये हो गया आपका आंसर। पर मीटर पर जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपको हम 4 क्वेश्चन बताएंगे, 8 क्वेश्चन बताएंगे, हम ध्यान से देखिएगा, इसमें 8 क्वेश्चन बताएंगे। एसोकोरिक, ठीक है, एक बात बताइए, बोल रहा है कि एसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, तो याद रखिएगा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। एकदम थ्योरी का सवाल है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, एसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, तो हो गया वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, पहला सवाल। दूसरा, हो सकता है कि यहाँ एसोकोरिक के जगह एसोबारिक लिखे, ध्यान से देखिएगा, एसोबारिक लिखेगा तो लिखेंगे एसोबारिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। अगर यहाँ लिखेगा एसोबारिक तो आंसर क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट। अगर लिखेगा एसोथर्मल तो क्या कांस्टेंट होगा एसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। फिर लिखेगा, है ना, यहाँ पे डी में तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि इस तरह का कोई है नहीं कि वॉल्यूम और ये दोनों कांस्टेंट हो जाए, लेकिन हीट को लेके आपको याद रखना, हीट कांस्टेंट किसमें होता है, तो हम लोग को याद रखना एडियाबैटिक प्रोसेस में। क्या में, एडियाबैटिक प्रोसेस। आपको ये चारों प्रोसेस याद होना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, एसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, एसोबारिक यहाँ लिख देते हैं हम, एसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, एसोथर्मल लिख दे रहे हम, एसोथर्मल ये नहीं भूलना, एसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट और एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट। ठीक है, एकदम नहीं भूलना है। 4 क्वेश्चन अगर इस तरह से बनाया तो इस तरह जवाब देंगे, लेकिन अगर ये बोल दिया कि इन एसोबारिक प्रोसेस चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, तो 0। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ेगा मतलब चेंज ही नहीं हुआ, तो चेंज कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता है कि इन एसोकोरिक प्रोसेस, है ना, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एसोकोरिक में चेंज इन वॉल्यूम 0। उसके बाद एसोबारिक में चेंज इन प्रेशर कितना, 0। एसोथर्मल में चेंज इन टेम्परेचर कितना, 0। एडियाबैटिक में चेंज इन हीट कितना, 0। तो 8 क्वेश्चन बनता है इसमें ढंग का, 8 क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, जो हम 8 क्वेश्चन अभी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब एक बात, यहाँ से 2 सवाल और ऑब्जेक्टिव आपको देते हैं हम। ठीक है, न्यूटन के अकॉर्डिंग याद होगा आपको, न्यूटन के अकॉर्डिंग जो साउंड का जो प्रोपागेशन होता है वो आइसोथर्मल हो रहा था। न्यूटन के अकॉर्डिंग कितना हो रहा था, आइसोथर्मल अकॉर्डिंग टू न्यूटन। साउंड का जो प्रोपागेशन होता है, प्रोपागेशन साउंड का जो प्रोपागेशन होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन, वो क्या था, आइसोथर्मल था। और लैपलेस के अकॉर्डिंग साउंड का जो प्रोपागेशन है वो क्या हो गया है, एडियाबैटिक हो गया है। ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। न्यूटन के अकॉर्डिंग साउंड का जो प्रोपागेशन था वो क्या था, आइसोथर्मल था। और लैपलेस के अकॉर्डिंग एडियाबैटिक प्रोसेस क्या था, लैपलेस के अकॉर्डिंग साउंड का जो प्रोपागेशन है वो कौन सा प्रोसेस था, एडियाबैटिक था। 2 क्वेश्चन जुट गया। एक क्वेश्चन और बताते हैं, न्यूटन के अकॉर्डिंग जो बीटा का वैल्यू आया था वो P आया था, P याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन बीटा मतलब बल्क मॉडुलस का वैल्यू कितना पुट किए थे, P पुट किए थे। ठीक है, जबकि एडियाबैटिक के अकॉर्डिंग मतलब लैपलेस के अकॉर्डिंग जो बीटा का वैल्यू आया था, ठीक है, वो गामा इंटू P आया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बोर्ड के लिए, याद रखिएगा ये दोनों। ठीक है, न्यूटन के अकॉर्डिंग बीटा इक्वल टू P, बल्क मॉडुलस, बीटा मतलब क्या, बल्क मॉडुलस, है ना, P हो रहा था। और आपका लैपलेस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, बीटा इक्वल टू गामा इंटू P। ठीक है, ये हो गया आपका साउंड का इंफॉर्मेशन। न्यूटन के अकॉर्डिंग कितना बोले थे, 280 मीटर पर सेकेंड, आप लोग को याद होगा, वीडियो देखे होंगे तो। और लैपलेस के अकॉर्डिंग कितना होता है साउंड का स्पीड, जब ये निकाले थे तो 332 मीटर पर सेकेंड, है ना। साउंड का स्पीड कितना होता है,
332 मीटर पर सेकेंड, जबकि यहाँ पे न्यूटन कितना निकाले थे 280 मीटर पर सेकेंड, इसलिए न्यूटन ला क्या हो गया था गलत और लैपलेस ला जो होता वो सही हो गया था। ठीक है, आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि है ना, सवाल क्या पूछ सकता है, अगला क्वेश्चन वही है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ है, साउंड वेव ट्रेवल फास्टेस्ट, साउंड वेव जल्दी जल्दी किस में भागता है, सॉलिड में भागता है, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा साउंड जो है वो सॉलिड में भागेगा, उसके बाद लिक्विड में भागता है साउंड, उसके बाद लिक्विड हो गया, और सबसे जो कम जो भी बोले वो कहाँ जाता है, गैस में, ये आपको याद रखना है। और साउंड तीनों मीडियम में, यहीं से पता चल रहा है कि साउंड जो है वो सॉलिड में भी प्रोपागेट करता है, लिक्विड में भी करता है, गैस में भी करता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, इसमें कोई दिक्कत। साउंड किस तरह का वेव होता है, दो तरह का वेव को याद करना आपको, एक ट्रांसवर्स वेव याद होगा, ट्रांसवर्स वेव, और एक क्या होता है ना लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव। बोल सकता है कि साउंड वेव किस तरह का वेव होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है ना। यहाँ पे एक और सवाल बना सकता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या बनता है, क्रस्ट ट्रफ बनता है कि कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनता है, क्रस्ट ट्रफ याद रखना ट्रांसवर्स वेव में बनता है, और आपका कंप्रेशन रेयरफेक्शन किस में बनता है ना, आपका लॉन्गिट्यूडनल में बनता है। ये भी सवाल पूछ सकता है कि जब लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है तो उस फिनोमिना में क्या बनता है, क्रस्ट ट्रफ बनता है या फिर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनता है, तो याद रखिएगा कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा, देखिएगा नहीं, ये क्वेश्चन लिए हुए हम, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ए ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट ऑफ, ए ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट ऑफ, बोलिए ओनली क्रस्ट, ओनली ट्रफ या क्रस्ट और ट्रफ दोनों बनता है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, रेयरफेक्शन और कंप्रेशन, ये किसके में, ये लॉन्गिट्यूडनल में। देखिए यहाँ दो ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, अगर ट्रांसवर्स वेव रहेगा तो क्रस्ट और ट्रफ बनेगा, और अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव रहा तो क्या बोलेंगे, ट्रफ रेयरफेक्शन और कंप्रेशन रहेगा। अब बताइए यहाँ पे सवाल ये पूछ सकता है कि कंप्रेशन में प्रेशर ज़्यादा होगा या रेयरफेक्शन में क्या बोलते हैं प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, बहुत अगर शानदार ऑब्जेक्टिव उसको उठाना होगा तो यहाँ से उठा सकता है कि जब हम लोग जब लॉन्गिट्यूडनल वेव का प्रोपागेशन होता है तो जो कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनता है तो कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, तो क्या कंप्रेशन, आप समझिए कंप्रेशन है तो प्रेशर यहाँ ज़्यादा होगा, कंप्रेशन मतलब जताना होता है। ठीक है, तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, प्रेशर यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ कंप्रेशन में प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव हम खुद से आपको पूछते जाते हैं, आप बताते जाइए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन अगर बचा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो हम आपसे पूछते हैं इसमें क्वेश्चन है या नहीं है। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, वो आपको देखते जाना है, बताते जाना है। देखिए पहला क्वेश्चन तो ये आप देखिए, पहले पूछेगा, हो सकता है कि टॉर्क पूछेगा। ठीक है, कि टॉर्क का इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही है, तो याद रखिएगा आर क्रॉस है ना, आर क्रॉस जहाँ पे एफ रहे, आर क्रॉस एफ रहे तो ये आपको सही लगाना है ना, टॉर्क का सही फॉर्मूला यही है। अगर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पूछ दिया डायरेक्ट कि बताइए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, ये आप याद रखना है आर क्रॉस हो गया यहाँ पे पी वेक्टर, ऐसे लिख देगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला ये और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये। ठीक है, अब एक बात ये पूछ सकता है, देखिएगा यहाँ से ऑब्जेक्टिव शानदार ऑब्जेक्टिव हम बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर इस तरह से है, एक अगर x में है, एक अगर y है और एक अगर z है, तो सवाल ये पूछेगा ठीक है कि एक अगर x में है और एक y में है तो ये जो टॉर्क होगा वो किस में होगा, x में होगा या y में होगा या z में होगा। तो याद रखिएगा कभी भी ये तीन जो है वो तीनों एक डायरेक्शन में हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर एक x में है और दूसरा y में है तो तीसरा पक्का जाएगा z में। ठीक है, अगर वो प्लस माइनस करके नहीं पूछा तो डायरेक्ट आपको z में ही टिक लगाना है कि मान लिया जाए r का डायरेक्शन इधर है, r का डायरेक्शन आपका ये हो गया और फोर्स का डायरेक्शन आपका ये हो गया, तो बताइए z का टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, तो ऑलवेज आंसर आपको z देना है, ऑलवेज। ठीक है, ये आपको तीन पकड़ के चलना है x y z, दो कहीं चला जाए इसमें आपको ज़्यादा सोचना उस समय नहीं है। अगर बोल दिया टॉर्क का, बोल दिया कि टॉर्क जो है आपको बोल दिया कि टॉर्क जो है वो x में है। ठीक है, और बोल दिया r जो है वो आपको बोल दिया z में है, तो बताइए कि फोर्स किधर होगा, किस डायरेक्शन में होगा। तो x z आ चुका है तो बचा क्या, x z आ चुका है, तो जो मेरे पास बचा वो y बचा, तो y में ही होगा।
ठीक है। वो देखिए वो कैलकुलेशन है, अभी हम निकाल के ही बता सकते हैं, लेकिन इतना टाइम है नहीं, अभी और ऑब्जेक्टिव करना है। तो ये दोनों से ऐसे सवाल पूछता है और आपको ये याद रखना है, ये वाला भी ये वाला भी। देखिए टॉर्क से उठाएगा तो बताइए, तो टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला किससे मैच करता था? वर्क से मैच करता था। टॉर्क और वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। टॉर्क और वर्क का जो होता है SI यूनिट ये होता है, वो ये भी क्या होता है? सेम होता है। तो ये उठा सकते हैं यहाँ से सवाल, ठीक है। अब बाकी एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला कहानी यही है, अगर R और P किसी दो में दिया है तो L का डायरेक्शन उसके अगेंस्ट होगा, ठीक है। एक वर्क का क्वेश्चन कराते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होता है इसमें, वर्क का अगर क्वेश्चन हम करेंगे तो ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन कि F का वैल्यू अगर है 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, और यहाँ दे दिया आपको 2k कैप कुछ भी, और S वेक्टर का वैल्यू जो है वो ऐसे दे दिया आपको, S वेक्टर इक्वल टू दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस, है ना, 4k कैप, और आपसे पूछ दिया कि बताओ W का वैल्यू क्या होगा, वर्क डन का वैल्यू क्या होगा। ये वाला याद रखिएगा, ठीक है। बहुत आसान है और क्वेश्चन आता भी है। तो देखिए कैसे निकलेगा, I को I के साथ गुना करो, J को J के साथ और K को K के साथ, जो नहीं रहेगा उसको जीरो लेके चलना। जैसे मान लिया जाए यहाँ 4k नहीं रहता तो यहाँ पे क्या लेके चलते हैं? जीरो चलते हैं। अभी है तो लिख देते हैं 4k, ठीक है। तो 3 दूनी 6 तो 6 हो गया, प्लस यहाँ बोलो 4 तिया नहीं 4 और प्लस 4 और माइनस 3, तो ऐसे लिखना है -12 प्लस, ठीक है, 4 दूनी 8, यही आंसर हो गया आपका। तो W इक्वल टू हो गया 6 - 12 प्लस 8, ठीक है। तो क्या हो गया बताइए, यहाँ हो गया प्लस में 8 और 6, 8 से हो गया 14 और -12 आ गया 2 जूल आपका क्या है? आंसर है, ठीक है। अगर सोचिए कि इसी क्वेश्चन में ऐसा कुछ रहता कि S का वैल्यू जो रहता वो यहाँ रहता आपका 4i - 3j, बस ऐसे रहता, ठीक है। तो इसके लिए सॉल्व कैसे करते हैं? तो W इक्वल टू क्या लिखते हैं? देखो I है ना, I को I के साथ उठाओ, ये वाला I के साथ उठा लो, तो 3 चौके 12, चलो 12 हो गया, प्लस अब बताइए 4j है और -3 यहाँ है, ठीक है। वही चीज़ फिर से ले लिए, चलो कुछ अलग लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ लिखते हैं 4i और -5k ले लिए, 5k ले लिए, ऐसे रख, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए j को ले जाएंगे j के साथ, वहाँ j है ही नहीं, j नहीं है तो जीरो, j नहीं है तो जीरो। k वाला देखिए k वाला है वहाँ पे, है ना, -5 में, यहाँ +2 में, तो 5 और गुना 2 -10, तो हो जाएगा -10, तो क्या हो गया 12 और -10, किस्मत खराब, फिर 2 आ गया आंसर, ठीक है। फिर आ गया आपका 2 आंसर, ठीक है, 2 जूल। तो इस तरह का क्वेश्चन आप वहाँ आपको मिलेगा, हो सकता है आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन करके जाइएगा, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि I रहे तो क्या करेंगे, J रहे तो क्या करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन होता है, ठीक है, ग्रेविटेशन से क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं, ग्रेविटेशन से हो सकता है छोटा सा क्वेश्चन ऐसे दे दे कि 4 kg का एक बॉडी दिया है, एक दिया है आपका 6 kg का बॉडी, और दोनों के बीच का जो R का दूरी है, ठीक है, वो दे दे 1 मीटर, या कुछ भी दे सकता है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बताएगा, पूछेगा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं, आपको याद होना चाहिए Gm1 m2/r², ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। G का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, है ना, 6.67 × 10⁻⁻11 गुना m1 का वैल्यू कितना लिए, 4 लिए, गुना m2 का वैल्यू 6 लिए, ठीक है, और r का वैल्यू कितना 30 सेंटीमीटर, तो 30 बटा कितना हो जाएगा आपका 100, मीटर में बदल दिए स्क्वायर, जो भी आएगा ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो बहुत सारा क्वेश्चन है जो हो चुका है, ठीक है। अब ज़्यादा क्वेश्चन आपको करना नहीं है, अब जितना आपसे हो गया है उतना रिवीजन करके जाइएगा पूरा सुबह में, है ना। अब नया ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, जितना आप सीख चुके हैं बहुत है, उतना बस अच्छा से कर लीजिए, ठीक है। आपका एग्जाम बहुत अच्छा से चला जाएगा। चलिए थैंक यू, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।